जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। और डेली सुबह 7 बजे वाली क्लास जिसके अंदर हम हरियाणा जी के, इंडिया जी के पढ़ते हैं। 2015 से 2025 PYQ प्रैक्टिस सेट नंबर 17 आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हम लगभग 6000 प्लस PYQ, जिसके अंदर आपके हरियाणा जी के और इंडिया जी के दोनों कवर करवाई जाएंगी। साइंस भी इसके अंदर आपकी इंक्लूड रहेगी। अगर क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर कर दिया करो मेरे दोस्तों, लाइक कर दिया करो। और डेली रात को 9 बजे हमारी मैथ की लाइव क्लास लगती है, जिसके अंदर हम 1000 प्लस PYQ मैथ के करने वाले हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है, अगर आपको सभी PDF चाहिए हरियाणा के जितने भी PYQ हर सब्जेक्ट के, तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। वेब पोर्टल ई गोपाल के संबंध में एक वेब पोर्टल है जिसका नाम है ई गोपाल। उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का आपको चयन करना पहले और दूसरे में से। यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि NDDB के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यह कृषकों को यानी कि किसानों को सभी रूपों में रोगमुक्त जर्म प्लाज्म खरीदने और बेचने सहित पशुधन प्रबंधन करने देता है। तो राइट ऑप्शन पहला, दोनों इसके अंदर सही है मेरे दोस्तों, दोनों इसके अंदर सही है। ठीक है, NDDB जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसको एक अधिनियम के तहत, संसद के एक अधिनियम के तहत 1965 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। एक कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है जिसका मुख्यालय आनंद आनंद और आनंद कहां पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात के अंदर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। कृषि के किस प्रकार को स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है? अब की बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था CT 2025 में। तो राइट ऑप्शन रहेगा खेती को स्थानांतरित करना, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। स्लैश एंड बर्न जिसको झूम कृषि भी कहा जाता है, जंगल के पेड़ों को काट देते हैं, ठीक है, और पौधों के अवशेषों को जला देते हैं। और भूमि का उपयोग किसके लिए करते हैं? खेती के लिए करते हैं। किसान जंगल के पेड़ों को काट देते हैं और जो पौधों के जो अवशेष बच देते हैं उनको जला देते हैं और भूमि का उपयोग खेती के लिए करते हैं। ठीक है, और खेती के बाद जो ये क्षेत्र है, कई वर्षों तक इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ताकि ये दोबारा से जो भूमि है ये उर्वरक हो सके, खेती के लायक हो चुके। इसे खेती को स्थानांतरित खेती या झूम खेती भी इसको कहा जाता है। ठीक है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का काफी बड़ा क्षेत्र किस कारण से खारा होता जा रहा है भाई? अधिक सिंचाई के कारण, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में अधिक सिंचाई के कारण जो खेती करने वाला जो भाग है, खेती करने वाली जो भूमि है, बड़े क्षेत्र के अंदर, ठीक है, वो क्या होती जा रही है? खारी होती जा रही है। किस कारण से होती जा रही? क्योंकि पानी के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत है उसके अंदर क्या हो जाता है? लवण का जमाव हो जाता है, लवण का जमाव हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 265, गायों में प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? देखिए आज हमारी भूगोल पूरी खत्म हो जाएगी, कल हम विश्व का भूगोल की शुरुआत करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, अलैंगिक चक्कर कहा जाता है। भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का गायों में प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन किसको कहा जाता है? अलैंगिक चक्कर को कहा जाता है। ये जो स्तनधारी जो पशु होते हैं, गाय, भेड़, हिरण, बाघ, इसके अंदर जब प्रजनन के दौरान इस तरह के चक्रीय परिवर्तन को क्या कहा जाता है? अलैंगिक चक्कर कहा जाता है। ठीक है, गायों के अंदर प्रजनन के अंदर को अलैंगिक चक्कर कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे गलत दिया गया। लेकिन मैं दोस्तों मध्य चक्कर इसका यहाँ पे आना चाहिए, मेरे हिसाब से मध्य चक्कर, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गायों में प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन मध्य चक्कर कहलाता है भाई, मध्य चक्कर, बी ऑप्शन लगाओगे, बी ऑप्शन। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई वाले ग्रीष्म घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ग्रीष्मकालीन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, हिमालय की ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड का जो गढ़वाल हिमालय है, घास के जो मैदान है उनको भी बुग्याल कहा जाता है। रबी और खरीफ के अतिरिक्त भारत की तीसरी फसल ऋतु कौन सी है? वो है जायद, जायद की फसलें। जो रबी और खरीफ फसलों के गर्मी के महीनों के दौरान उगाई जाती हैं जायद की फसलें। ठीक है, जैसे तरबूज हो गई, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, ठीक है, चारे वाली फसलें। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। यानी कि जब आप रबी और खरीफ की फसल जब काटते हो और जो बीच का जो हिस्सा है, आपकी जमीन जब खाली पड़ी रहती है तब ये उगाई जाती है उसके अंदर। नेक्स्ट है मुर्रा किसकी एक किस्म है? मुर्रा, मुर्रा एक भैंस की किस्म है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ज्यादातर ये हरियाणा के अंदर पाई जाती है, सबसे ज्यादा जींद के अंदर ये पाई जाती है और ज्यादा दूध देने वाली एक ये नस्ल है। डबल टोन्ड दूध के लिए PFA का मानक क्या है? PFA क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन।
अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए पीएफए, पीएफए क्या होता है? डबल टोन्ड। आपने देखा होगा जब आप थैली वाला दूध खरीदते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है कि डबल टोन्ड का ये दूध है। तो पीएफए क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन, जिसके अनुसार डबल टोन्ड दूध के लिए जो मानक है लगभग कितना है? 1.5% फैट और 8.5% एसएनएफ। ठीक है, एसएनएफ का मतलब 8.5% के अंदर आपके क्या क्या मिलेंगे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन। खरीफ फसल की कटाई किन महीनों के अंदर की जाती है? अक्टूबर नवंबर के अंदर ये की जाती है और जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में ये बोई जाती है। भारत में अत्यधिक सरसों का तेल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक सरसों का उत्पादन ऑप्शन नंबर डी राजस्थान के अंदर होता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जो मिट्टी है, सरसों की फसलें के लिए बहुत अनुकूल मिट्टी है। रबी के मौसम में ही राजस्थान के अंदर सरसों का उत्पादन किया जाता है और रबी की फसल है सरसों। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पटसन यानी कि जिसको आप जूट भी बोलते हो। ठीक है, और कैसी फसल है? एक नकदी फसल है, व्यापारिक फसल है, नकदी फसल है। ठीक है, जिसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। इसको भारत, बांग्लादेश, चीन के अंदर उगाया जाता है। कपास, सुनहरा रेशा का आप लोग जानते होंगे, जो रस्सी बनाते हैं, थैला बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पशु प्लेग यानी कि रिंडर पेस्ट किसका कारण है? पशु प्लेग, पशुओं के अंदर पशु प्लेग जिसको आप रिंडर पेस्ट बोलते हैं, वो किसके कारण होती है? पशुओं के अंदर विषाणुओं के कारण होती है। ठीक है, जो पशु जुगाली करते हैं, जैसे हमारे भैंस, गाय जो जुगाली करते रहते हैं, उन्हीं के अंदर ये ज्यादा आती है और इस बीमारी के अंदर दस्त लगते हैं और पशुओं को दस्त लगते हैं और आंखें उनकी लाल हो जाती हैं, मुंह से आंखों से लार टपकती हैं, मुंह में छाले आ जाते हैं, बुखार हो जाता है, दूध की कमी हो जाती है। भैंस जो पशुओं की सांसें हैं वो तेज होने लगती हैं, भूख उनको कम लगती है, कमजोरी आ जाती है और बाद में कभी न कभी ये पशुओं के अंदर ये जानलेवा बीमारी भी हो जाती है, पशु प्लेग। नेक्स्ट है मुगा। जो मुगा रेशम का उत्पादन मुख्यतः होता है, ये कहाँ पर होता है? असम के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, मुगा या जिसको आप एरी रेशम भी बोलते हैं, मुगा को एरी रेशम भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। असम के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति गेहूं की नहीं है? सुजाता, क्रांति, सोनालिका, कंचन। क्रांति, क्रांति जो है गेहूं की किस्म नहीं है, गेहूं की प्रजाति नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। जाफराबादी भैंस कहां पर पाई जाती है? जाफराबादी भैंस गुजरात के अंदर पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत और पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण भैंस की नस्लों में से ये एक है। गुजरात में भी ये पाई जाती है, पोरबंदर जैसे इलाकों में पाई जाती है, ज्यादातर आपको देखने को मिलती है। इनके जो सींग होते हैं वो काफी ऐसे घुमावदार सींग होते हैं और इनका जो मुंह होता है बिल्कुल छोटा सा होता है। ये जो जाफराबादी भैंस होती है, मुंह छोटा सा होता है और सींग बड़े बड़े ऐसे घुमावदार होते हैं। प्रतिदिन लगभग ये 10 से 15 लीटर दूध भी देती हैं। ज्यादा अगर बहुत सारी भैंसें हैं जो 20 से 25 लीटर भी देती हैं। तो गुजरात के अंदर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है पंत सम्राट किसकी प्रजाति है? पंत सम्राट बैंगन की प्रजाति है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, बैंगन की प्रजाति है। और भी अन्य किस्में हैं, पूषा बैंगनी है, आजाद क्रांति है, ब्लैक ब्यूटी है, ये सभी भी किसकी हैं? बैंगन की प्रजाति है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के अंदर है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? 1923 के अंदर की गई थी। कहाँ पर की गई थी? बेंगलुरु के अंदर की गई थी। बाद में इसको 1955 के अंदर स्थानांतरित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? करनाल। करनाल कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। ठीक है, और बाद में इनको जो है मानद विश्वविद्यालय का दर्जा भी 1989, अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1989 में। उस फसल का नाम बताइए जिसे भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ किया गया था। एकांतर वर्षा का दौर और धूप वाला मौसम इसके लिए आदर्श होता है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू। 17वीं शताब्दी में आरंभ की गई फसल तंबाकू है और एक नकदी फसल है। ठीक है, व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। जो पुर्तगाली आए थे भारत के अंदर, उनके द्वारा ये लाई गई थी। ज्यादातर ये आंध्र प्रदेश के अंदर होती है। धूप वाला मौसम इसके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट बताइए, भारत में कौन सी ऋतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? खरीफ ऋतु जून से सितंबर में जून से सितंबर तक होती है, बिल्कुल सही है। रबी ऋतु अक्टूबर से मार्च तक होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल की जाती है, ये गलत है।
सी ऑप्शन इसके अंदर गलत है। तो कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन। जायद ऋतु अप्रैल से जून तक होती है, बिल्कुल सही है। तो उत्तरी भारत में खरीफ ऋतु में गेहूं की फसल नहीं, गेहूं की फसल तो रबी की है। फसल चक्रीकरण इसमें हमें मदद करता है, यानी कि फसलों को बदल बदल कर बोना, एक एक ही फसल के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 कीटनाशक का उपयोग कम करना, कीटनाशक का उपयोग कम करना, ठीक है। फसलों की अदला बदली से क्या होता है, जो कीट होते हैं और जो रोगाणु होते हैं उनका जीवन चक्र बाधित होता है, ठीक है, और कीटनाशकों की आवश्यकता हमें कम पड़ती है। तो फसल चक्रीकरण होना चाहिए। सेब का फल तैयार होते समय कितने न्यूनतम तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर सी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, 8 से 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यानी कि अगर फारेनहाइट में लगभग 46 से 50 डिग्री। नेक्स्ट है, वांछित किस्मों की आर्थिक रूप से उपयोग फसलों का उत्पादन है। ऑप्शन नंबर ए वेमेलाइजेशन, वेमेलाइजेशन को आप बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वांछित किस्मों की आर्थिक रूप से उपयोगी फसलों का उत्पादन संकरण, यानी कि जिसको आप, लेकिन इसका राइट ऑप्शन हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए भाई, संकरण होना चाहिए। इंग्लिश के अंदर हिंदी में समझ नहीं आया, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। वांछित किस्मों के आर्थिक रूप से उपयोग फसलों का उत्पादन संकरण, जिसको आप हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। इसका संकरण से क्या होता है, जो फसलें हमें प्राप्त होती हैं वो ज्यादा उपज वाली फसलें होती हैं, ज्यादा उपज देती हैं, रोग प्रतिरोधक अक्षमता होती है उनके अंदर, और पर्यावरण के प्रति भी अनुकूल होती हैं। झूम खेती कहाँ पर पाई जाती है? झूम खेती मणिपुर, भारत का उत्तर पूर्वी एरिया के अंदर ये पाई जाती है। स्लैश एंड बर्न कृषि भी इसको कहा जाता है, स्थानांतरण कृषि भी इसको कहा जाता है। एक ही जमीन पर एक साथ या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करने को क्या कहा जाता है? मिश्रित फसल कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? मिट्टी की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है, नीली रावी किसकी एक नस्ल है? नीली रावी भैंस की एक नस्ल है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मुख्यतः पाकिस्तान और भारत के अंदर पाई जाती है और मुख्य रूप से पंजाब के अंदर पाई जाती है। मुर्रा भी एक भैंस की एक नस्ल है, जाफराबादी भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से हरियाणा की भैंस की कौन सी किस्म को भारत का काला सोना कहा जाता है? मुर्रा को कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ज्यादा दूध देने वाली ये भैंस है। एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्न में से कितना दाना आहार दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। 1 से 1.5 किलोग्राम दिया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आपको हरियाणा पुलिस के अंदर बहुत आएंगे क्योंकि सभी हरियाणा पुलिस के अंदर पूछे गए हैं, ये आपके कृषि पशुपालन से संबंधित हैं। एक संकर बछिया की प्रथम ब्यांत की आयु कितनी होती है? जो संकर बछिया होती है उसकी पहली ब्यांत की आयु कितनी होती है? 20 से 24 महीने। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है, 20 से 24 महीने। लेकिन यहाँ पे पूछा गया संकर बछिया की प्रथम ब्यांत की आयु। वैसे तो भाई किस प्रकार की वो बछिया है, यानी कि उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, उसकी प्रजनन अक्षमता कैसी है, उसके ऊपर निर्भर करता है। वैसे अगर मैं बात करूं 20 से 24 महीने नहीं, आप 24 से 30 महीने आप इसके अंदर लगाओगे, ठीक है। 24 से 30 महीने। ब्यांत का मतलब है कि पहला जो ब्यांत है उसका वो कब होता है? लगभग 2 साल 2.5 साल तो लग ही जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप बी लगाओगे इसके अंदर। निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है? विदेशी नस्ल की गाय है जर्सी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। विदेशी नस्लें, विदेशी भूमि जो हमारे विदेश से आती हैं, दूसरे देशों से जिनको आयात किया जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? भारवाही गाय की नस्ल कौन सी है? देवनी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दूध अक्षमता उत्पादन करने की इसकी ज्यादा होती है, ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, अप्रेक्षित युवा सांड छांटने का एकमात्र सर्वोत्तम आधार कौन सा है? वंशावली, बनावट, आकार या नस्ल? राइट ऑप्शन रहेगा वंशावली, ठीक है, वंशावली। युवा सांड की हटाने से एक सुनिश्चित किया जा सकता है कि यो किस वंशावली का है, ठीक है। वंशावली से हमें यह पता चलता है कि सांड के जो पूर्वज हैं वो किस प्रकार के थे और उनके गुण कैसे थे, वंशावली के गुण कैसे थे। तो संतान की गुणवत्ता को यह प्रभावित करता है। निम्न में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है? दुधारू नस्ल की गाय है साहिवाल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत और पाकिस्तान की एक नस्ल है, भारत में पाई जाती है, पाकिस्तान में भी पाई जाती है, और दूध देने की क्षमता इसकी ज्यादा होती है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन।
भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है? भदावरी भैंस वसा वाले दूध के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वसा का प्रतिशत औसतन इसके अंदर लगभग 8 से 12% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट लगाओगे भाई। लगभग 8 से 12% के बीच में होता है, कभी कभी 13 भी पहुंच जाता है वैसे। नेक्स्ट बताइए, कपास कौन से परिवार से संबंध रखती? कपास समीसर, मालवेसी, क्रोसीफेरा या लेनेसी? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, मालवेसी। तंबाकू में टोपिंग का मतलब क्या होता है? तंबाकू में टोपिंग का मतलब क्या होता है? टोपिंग टोपिंग करना होता है पत्तियों की धुरी में कलियों को छांटना। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 2,4-D तो आपने एक दवाई का नाम सुना ही होगा, विडसाइड है और ग्रोथ रेगुलेटर्स है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ए और बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, खेती के अंदर, बागवानी के अंदर इसको प्रयुक्त किया जाता है 2,4-D। नेक्स्ट है, गेहूं में पहली सिंचाई सामान्यतः किसके करने की अनुशंसा की जाती है? जुताई चरण, क्राउन रूट, दीक्षा चरण? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, क्राउन रूट दीक्षा चरण। गेहूं में पहली सिंचाई लगभग क्राउन रूट दीक्षा चरण के अंदर करनी चाहिए लगभग, यानी कि जब, इसका मतलब है जब आप गेहूं बोते हो उसके लगभग 20 से 25 दिनों के बाद आप पहली सिंचाई करते हैं गेहूं के अंदर, जिसको आप हरियाणा में ऐसे बोलते हैं ना, गेहूं के अंदर कोर देनी है, तो 20 से 25 दिन के बाद। ठीक है, इससे क्या होती है, तब तक सिंचाई करने से क्या होती है, जो गेहूं की जो फसल है उसके जो पौधे हैं उनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं। ठीक है, राज 3765 निम्नलिखित में से कौन सी फसल की एक किस्म है? गेहूं की फसल की किस्म है। भदावरी भैंस किसका उत्पत्ति स्थान है? भदावरी भैंस उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, भदावरी भैंस मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर ये पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम दवी काजी नस्ल कौन सी है? भारत के गोवंशीय पशुओं के अंदर सर्वोत्तम दवी काजी दवी काजी नस्ल है थारपारकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ठीक है, दूध के लिए भी और मांस के लिए भी बहुत अत्यधिक उपयोगी है, उच्च दूध उत्पादन देती है, मांस गुणवत्ता इसके अंदर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। पशुओं में चिचड़ी बुखार का रोग होता है, आपने देखा होगा बहुत पशुओं को चिचड़ी लग जाती है, वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। एक मैं बात करूं, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। TG37A निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, गेहूं की एक किस्म है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरहर यानी कि कबूतर मटर को आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है? अरहर को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? कबूतर मटर भी आप इसको बोलते हैं, लाल चने के रूप में जाना जाता है, लाल चने के रूप में। अफीम उत्पादन का, अफीम जो उत्पादित की जाती है उसका स्वर्णिम अर्धचंद्र किससे संबंधित है? ईरान, पाक, अफगान? बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, स्वर्णिम अर्धचंद्र अफीम उत्पादन का एक अक्षेत्र है ये। ठीक है, स्वर्णिम अर्धचंद्र जो 3 देश हैं, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलाकर बनता है। ठीक है, अफीम का उत्पादन किया जाता है, तस्करी भी यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। कौन सा? अफगानिस्तान देश। मुर्रा किस जानवर की नस्ल है? ये भैंस की है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, हरियाणा की प्रसिद्ध भैंस है। नेक्स्ट, टिड्डी की हानिकारक अवस्था क्या है? टिड्डी, आपने देखा होगा टिड्डी एक कीट होते हैं, कीड़े होते हैं जो उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, निम्पस और व्यस्क। ऑप्शन नंबर डी। कलकत्ता किस नदी के किनारे स्थित है? नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कलकत्ता। कलकत्ता किस नदी के किनारे है? हुगली नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। और हुगली कहां पर है मेरे दोस्तों? कोलकाता के अंदर है, और हुगली नदी के किनारे है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। ठीक है, और हुगली कौन सी नदी की सहायक नदी है? गंगा की, गंगा नदी की सहायक नदी है हुगली। किस सरकार ने भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा है? व्हीलर जिले का, सॉरी यहाँ पे पूछा गया है कि किस सरकार ने भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप का? ओडिशा सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, ओडिशा सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को कश्मीर हिमालयों की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़िए। कश्मीर हिमालय की विशेषताएं आपको बतानी है, और इनमें से आपको यह भी बताना है कि कौन सा कथन सही है। ये इसके अंदर पूछा है कि कौन सा कथन इसके अंदर सही है, सही कथन आपको बताना है। वे केरवा बनने के लिए प्रसिद्ध हैं। कश्मीर हिमालय में करेवा, वैसे करेवा, हाँ करेवा, करेवा संरचनाएं विशिष्ट प्रकार की होती हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हिमनद होते हैं और नदी के जो निक्षेप होते हैं उनके परिणाम स्वरूप ये बनते हैं, ठीक है। कश्मीर घाटी के अंदर ये पाई जाती है, पहला सही है। करेवा ग्लेशियर की मृदा हिमोड के साथ स्नेहित अन्य पदार्थों का मोटा जमाव है, ये भी सही है। ये केसर की उपज के लिए उपयोगी है, बिल्कुल सही, जम्मू कश्मीर के अंदर होता है। श्रीनगर जम्मू और कश्मीर की राजधानी झेलम नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे फोर्थ भी करेक्ट रहेगा, ठीक है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके अंदर सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? कोडाकू कुर्ग को कहा जाता है। कर्नाटक का एक ये जिला है कोडाकू कुर्ग, कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। भारत का स्कॉटलैंड इसको कहा जाता है, पर्यटन स्थल है और कॉफी बागानों के लिए प्रसिद्ध है, झरने यहां पर मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन स्थित नहीं है? कोलकाता, कोडाईकनाल, पुणे या मुंबई? तो मुंबई के अंदर नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। और किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारत का कौन सा राज्य ईश्वर का अपना देश नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? ईश्वर का अपना देश केरल, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। दक्षिण भारत के अंदर ये पड़ता है। केरल की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए त्रिवंतपुरम, त्रिवंतपुरम केरल की राजधानी का नाम है त्रिवंतपुरम, ठीक है। और कश्मीर राज्य को पृथ्वी पर स्वर्ग, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर स्वर्ग के नाम से कश्मीर को, ठीक है, जाना जाता है। घर बनाने की ईंट किस मिट्टी से बनाई जाती है? घर बनाने की ईंट लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ठीक है। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताना। समतापीय, समदाबीय, समवर्षा या समव्यापी? जो समान तापक्रम यानी कि समान टेम्परेचर वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समतापीय रेखा कहा जाता है। समान दाब, समान टेम्परेचर, समान प्रेशर वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाबीय, समान दाब अगर आपसे पूछा जाए, और समान ताप क्या हो जाएगा? समतापीय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे पूरा का पूरा भूगोल आपका खत्म होता है। कल हम विश्व के भूगोल की शुरुआत करेंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है? आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तिलहन, सब्जी फसलें, दुग्ध उत्पादन या मछली? तो आप हमारे टेलीग्राम को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम को, तीनों को ज्वाइन कर लेंगे। और कल का आपका होमवर्क का क्वेश्चन था कि कोंकण रेलवे किसको किसे जोड़ता है? रोहा मंगलूर यानी कि महाराष्ट्र। तो ज्वाइन कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।